सीए चरणजोत सिंह नंदा, वाइस प्रेसिडेंट आईसीएआई, डॉक्टर जय कुमार बात्रा, सेक्रेटरी आईसीएआई, सीए अभिनव अग्रवाल, चेयरमैन एनआरसी, और उपस्थित सभी सम्माननीय चार्टर अकाउंटेंट भाइयों और बहनों, सबसे पहले 75 साल यशस्वी रूप से आपने पूरे किए हैं, इसलिए आप सबको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। एक बहुत अच्छी बात हुई कि आज से करीब 20 साल पहले जयदीप शाह नागपुर में मेरे मित्र थे, चार्टर अकाउंटेंट, बाद में चेयरमैन भी बने थे। तो उनको मैंने एक सुझाव दिया था कि चार्टर अकाउंटेंट और ये काम करते समय एक चार्टर अकाउंटेंट जैसा थोड़ा सा लोअर लेवल पर काम करने वाला ऐसा कोई एक कैडर चाहिए। तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि अकाउंटेंट टेक्नीशियन ये आप तैयार करिए और इसके कारण लोगों को भी सुविधा मिलेगी और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सुझाव को उन्होंने स्वीकार किया, मेहनत की, और परसों जब मैं आपके कार्यक्रम में था तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश में 4.5 लाख ये अकाउंट टेक्नीशियंस आप लोगों ने तैयार किए हैं, इनको रोजगार दिया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारा देश एक विकसनशील देश है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इसलिए इकोनॉमी को सशक्त बनाना, रोजगार अभिमुख बनाना और हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाना हमारे प्रधानमंत्री जी का और सरकार का उद्देश्य है। हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना लेकर कार्य कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य हमने सामने रखा है, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जो हमारा इकोनॉमिक क्षेत्र है उसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके मिलकर प्रयासों से ये उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं आपके यहां आने के पहले सियाम का डेलीगेशन मुझे मिलने के लिए आया था, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो जब मैं मंत्री बना 2014 में, तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ का था, और आज हमारी इकोनॉमी, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इकोनॉमी जो है वो 15 लाख करोड़ की हो। कुछ दिन पहले हमारे जापान का नंबर 3 था वर्ल्ड में, अमेरिका का पहला, चीन का दूसरा, जापान का तीसरा और हमारा चौथा। और मुझे खुशी हुई कि 3 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर आए। तो आज मैं जब उनसे चर्चा कर रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि अमेरिका का 80 लाख करोड़ की इकोनॉमी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, चाइना की 45 लाख करोड़ की है और हम 15 लाख करोड़ की। तो मैंने उनको ये कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अगर तय कर देंगे तो हिंदुस्तान बहुत जल्दी ही चाइना को पीछे डालकर नंबर 2 पर आ सकता है। अब ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, नहीं कोई वेल्थ क्रिएटर की संख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री जो है ये 4.5 करोड़ लोगों को इन्होंने जॉब क्रिएट किया है। भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है, और हमारे देश का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली ये इंडस्ट्री है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा, और इसलिए बहुत से फील्ड में अभी मैं जब देख रहा था कि विकसित भारत में हमारा एक्सपोर्ट $450 बिलियन से $775 बिलियन हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
पर इसी गति को बढ़ाने के लिए हमें रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था हमारी आवश्यकता है। और जब तक हमारे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा तो गरीबी दूर नहीं होगी, और इसलिए रोजगार बढ़ाने वाली इकोनॉमी हमारी आवश्यकता है। एक समय ऐसा था कि हमारे देश में समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, इन तीनों बातों पर बहुत विवाद होते थे। अब 47 के बाद याद करिए, कुछ लोग खुद को समाजवादी कहते थे, कुछ लोग कम्युनिस्ट कहते थे, और एक पार्टी कैपिटलिस्ट थी, वो स्वतंत्र पार्टी थी, वो उसकी बात कहते थे। मैं जब हमारे पार्टी का अध्यक्ष था तो मुझे चाइना जाने का मौका मिला, और जब शंघाई को हमने देखा तो हमें बहुत खुशी हुई, खूब डेवलपमेंट चल रही थी। तब वहां मैंने जब पूरा देखा तो मेरे ध्यान में ये आया कि जो मंगोलियन वंश के जो चाइनीज थे वो वर्ल्ड में बहुत धनवान थे, अभी भी धनवान है। और जैसे चाइना ने कम्युनिस्ट राष्ट्र होने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बहुत बड़े प्रमाण पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाइना में आई, और बाद में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ इतने तेजी से बढ़ती गई कि चाइना वर्ल्ड में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की स्थिति में आ गया। ये बात जरूर है कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी एग्रीकल्चर में, हमारी सर्विस सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पर गवर्नमेंट बजट के कितनी भी होती है तो मर्यादा होती है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे विकास में रोजगार निर्माण करने के लिए और ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए हमें बड़े प्रमाण पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और आप जैसे लोग सही अर्थ में इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन के रूप में मदद करते हो। योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ये सौभाग्य, मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, पर मुझे सौभाग्य 95-2000 में मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने BOT, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इस कंसेप्ट की शुरुआत की थी। और जब ये शुरुआत हुई तो हमारे पास 5 करोड़ रुपए थे, और हमने कैपिटल मार्केट से पैसे खड़े किए, और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये सब पब्लिक से पैसा खड़ा करके पूरे किए, और सब पैसा वापस भी हो गया। तो बजट के अलावा जो एडिशनल कैपिटल हमने मार्केट से रेज किया, उसने सरकार को रेवेन्यू मिला, टैक्स मिला, रोजगार की निर्मित हुई, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, ग्रोथ बढ़ी, और दूसरी ओर लोगों को सुविधा मिली। तो कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना है तो हमको बड़े प्रमाण पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर जरूरत है तो केवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लानी चाहिए, पर केवल उसी के भरोसे काम नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हमारा एक इनविट मॉडल है, जैसे BOT, हाइब्रिड एन्युटी, वैसे इनविट मॉडल है। तो मैंने बहुत आग्रह करके हमारे अधिकारियों को मेरी बात लगी कि कैसे होगा, तो मैंने उनको कहा कि इसमें से आप पहले इनविट मॉडल में 25% आप गरीब लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिजर्व करिए। मेरे आग्रह के कारण उन्होंने किया, और हमने जब बॉन्ड इश्यू सब्सक्राइब किया मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, हमने 7 दिन का टाइम रखा था, और 7 दिन के बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में वो बेल बजाकर मैं उस इश्यू को खत्म करने वाला था। पर जैसे हमने लॉन्च किया तो पहले दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इश्यू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, और मुझे हमारे NHA के फाइनेंस मेंबर ने कहा कि आप तुरंत आकर अब बेल बजाओ, नहीं तो ये इतना पैसा वापस करना ये समस्या हो। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है। और मुझे याद है कि मैं उस समय मजाक में कहता था कि द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज द इंपॉर्टेंट कैपिटल। द पॉजिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम and strong political will are very important.
फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बात को मान्य करता हूं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो एंटरप्रेन्योरशिप है, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है। और मेरी आदत शुरुआत से ऐसी रही कि मैं कितना भी बड़ा निर्णय हो, 10-20-50 हजार करोड़ का, मैं मैक्सिमम 10 मिनट्स में निर्णय करता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। तो मैं कभी कभी हमारे साथ काम करने वाले लोगों को कहता हूं, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन, इवन आई लाइक द पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। मैं बहुत बार मजाक में कहता हूं, आपकी बात तो कुछ अलग ही है। बोले क्या हुआ साहब? मैंने बोला आपका तो पत्नी से ज्यादा फाइल पर प्रेम है, दबा के बैठो। और सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है कि फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, करप्शन फ्री सिस्टम, और अभी ईज ऑफ बिजनेस पर प्रधानमंत्री जी ने भी जोर दिया है। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी रिफंड की बात है। जो चक्कर काटने वाली जो बात होती है तो लोगों को बहुत तकलीफ है। बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड चार्टर अकाउंटेंट लोग क्या कहते हैं ये मैं आपको बता नहीं पाऊं ना मुझे बताना है। और कितनी तकलीफ होती है लोगों को, इसका बेचारे अच्छे लोग हैं, बाहर बोलते नहीं, सहन करते हैं। बोलते सिस्टम में रहना है, पानी में रहकर मछली से बैर करना थोड़ी है। ईज ऑफ बिजनेस में क्यों लोग ऑफिस में आते हैं? मुझे लगता है आप अगर चाहोगे तो घर के घर आप तुरंत निर्णय करके फटाफट डिजिटल सिस्टम से, सरकार प्रयास कर रही लगातार, हमने 1500 लॉ को सुधार दिया। और इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये अभी मैं कह रहा था अग्रवाल जी को कि हमारे यहां कॉन्ट्रैक्टर का और इंडस्ट्री का, एमएसएमई का एक रेटिंग करना चाहिए। और रेटिंग करने के साथ उसका संबंध केवल लॉस एंड प्रॉफिट से नहीं है, उसके निकष बनाइए। और रेटिंग करने के बाद वो बैंक में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो उसको थोड़ी रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगी, तो अच्छा करने की प्रेरणा लोगों को मिलेगी। अब हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स को बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है। और ये अभी ऐसी पद्धति है कि 100 करोड़ के बैंक गारंटी के लिए 100 करोड़ डिपॉजिट मांगते हैं, सब बैंक वाले मांगते। ये वन ऑफ द हमारे लिए ऑब्स्टेकल है। तो मुझे एक बार रजनीश कुमार जी जब स्टेट बैंक के चेयरमैन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इंश्योरेंस बॉन्ड लेके आई। और मैं आपको भी कहूंगा हम इंश्योरेंस बॉन्ड लेके आए, अभी थोड़ी शुरुआत हुई है। प्रॉब्लम आते तो मैंने कहा एक काम करो, एनएचआई के 200-300 करोड़ रुपए डाल दो, 49% एनएचआई और 51% कॉन्ट्रैक्टर को लेकर 500 करोड़ की इक्विटी बनाओ और आप ही देना शुरू करो। परफॉर्म हमारा रिकॉर्ड से 0.24% केवल रिस्क है, पर बैंक उसके लिए 100 करोड़ के गारंटी के लिए हमारे 5-6 हजार करोड़ के टेंडर्स हैं। तो ये करते करते सिस्टम में काम करने में उसका वर्किंग कैपिटल गारंटी में ही चला जाता। तो ऐसी बहुत सी बातें जैसे इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड, रेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, नए सब्जेक्ट जरूर आप करिए। और एक बात को मैं आप सब लोगों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और शुभेच्छा भी देता हूं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, इसको आप अभी जल्दी ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये कहिए। मैं दुबई में गया था, तो दुबई में चार्टर अकाउंटेंट की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, मैं चीफ गेस्ट था। तब मुझे पता चला हजारों लोग दुबई में चार्टर अकाउंटेंट काम कर रहे। तो ये अब जैसे हम कोई चीज को एक्सपोर्ट करते, क्यों करते हैं? बिकॉज द क्वालिटी इज गुड। सेकेंड थिंग, कॉस्ट कम है। तो ये जो अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वकील को बहुत फी देनी पड़ती है, डॉक्टर को बहुत फीस देनी पड़ती है। आपको पता होगा हमारे मुंबई में अरब कंट्री से लोग वैद्य की सुविधा के लिए पहले बड़े प्रमाण पर आते थे लगातार, क्योंकि हमारे यहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट सस्ते में मिलती। मुझे ये विश्वास है कि हिंदुस्तान के चार्टर अकाउंटेंट अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी का अध्ययन करके अलग अलग देशों का रिसर्च और ट्रेनिंग देकर
अपने लोगों को तैयार करेंगे तो जैसे एक्सपोर्ट करके हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, वैसे नॉलेज को ट्रांसफर करके भी हमको फॉरेन एक्सचेंज रूप में मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समय के साथ बदलना चाहिए। नॉलेज इज द पावर। मैं अक्सर दो बातें याद रखता हूं, द इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द। और दूसरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी में ध्यान में रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth। और मेरा इस पर बहुत विश्वास है। आप लोग ये कर सकते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर हमारे देश में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती, इज पॉसिबल। मैं 8 साल पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में नागपुर कारपोरेशन का टॉयलेट का पानी बेचता हूं। महाराष्ट्र सरकार के पावर कंपनी एमएससीबी को हम बेचते 7 साल से। आप उम्मीद नहीं करोगे, वो गंदे पानी को शुद्ध करके हम बेचने का काम करते हैं और हमारे कारपोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते। 300 करोड़ टॉयलेट का पानी शुद्ध। और आज अभी गाजीपुर है यहां दिल्ली में, दिल्ली तो पोल्यूशन का कैपिटल बन गया। ये गाजीपुर में इतनी बड़ी टेकड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप देखते, मुझे दिल्ली जरा कम जानकारी है। अभी हमने एक UR2 बनाया, वो चंडीगढ़ से आते समय पूरा रोड डायरेक्ट एयरपोर्ट में T3 के अंदर टनल से चले जाएंगे आप, और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ जाएंगे। तो जहां चंडीगढ़ से अपने पानीपत से आने एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, अब आप 20 मिनट में जाओगे। तो ये रोड जब बना रहे थे UR2 और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, तो हमने 80 लाख टन सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो पूरा रोड में डाल दिया। और आज अहमदाबाद डोलेरो करके एक बड़ा हाईवे बन रहा, वहां भी हमने 30 लाख टन कचरा डाल दिया। ये जो मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तब मैं कोशिश कर रहा था, यही झगड़ा चल रहा था कि सेग्रीगेट कौन करे। कारपोरेशन बोले हम नहीं करते, यूडी बोलते हमारा काम नहीं, तो रह गया, नहीं तो पूरा। और ये जो गाजीपुर की टिकड़ी गायब हो जाती थी। प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट टू वेल्थ, अब इसमें आपकी क्या सहयोग चाहिए मैं आपको बता। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, और ये BOT, हाइब्रिड एन्युटी, इनवेट, EPC तो होता ही था। ये सब मॉडल लॉन्च करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ना मैं इंजीनियर हूं, पर मेरे मन में था कि ये सक्सेसफुल होगा। मैंने एक टेंडर डिजाइन किया। टेंडर ये था कि मथुरा का 80 MLD स्लज यानी गंदा पानी हम लोग 40% गारंटी नेट देंगे और 60% इन्वेस्टर लाएगा, और उस पानी को शुद्ध करके वो मथुरा के रिफाइनरी को देंगे। तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन मिस्टर वैद्य थे, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा वैद्य साहब, आप रिफाइनरी में पानी कहां से लेते हो? यूपी सरकार से। तो कितने पैसे देते हो? बोले 25 करोड़ साल। मतलब मुझे 20 करोड़ रुपए दो, मैं 5 करोड़ आपके बचा दूं। हमने टेंडर निकाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी उनको मिला, और वो 80 MLD स्लज गंदा पानी, काला काला, उसको पूरा शुद्ध किया। अब इंडियन ऑयल को पानी दे रहे हैं, साल के 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और जो 40% हमने दिया था गारंटी नेट, वो हमारी थी, और 60% बैंक ने दिया, और उसमें वो सक्सेसफुल हुआ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ कोलैबोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फर्म होता नहीं, कुछ तो भी इसके ऊपर आप एक मार्ग निकालिए कि अगर हम लोग ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करें, तो प्लास्टिक निकलता है, उससे ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है, ग्लास निकलती है, मेटल निकलती है, सब रिसाइकलिंग होता है। और अगर ये ऑर्गेनिक वेस्ट आएगी तो बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे बायो CNG तैयार होता है। अब उसमें से मीथेन तैयार होकर हाइड्रोजन तैयार होता है। मैं हाइड्रोजन की गाड़ी यूज करता हूं, मैं बायोफ्यूल की गाड़ी यूज करता हूं, इलेक्ट्रिक की यूज करता हूं। हमारा 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, 16 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल। और अगर टेक्नोलॉजी में ये बनेगा, तभी ब्रोकन राइस से, कॉर्न से,
मोलाइसिस से, शुगर केन जूस से इथेनॉल बन रहा है। अभी आपको ताज्जुब होगा कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। पिछले 2-3 साल में मक्के का भाव था, कॉर्न का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, और जब इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो आज 2400 रुपए क्विंटल भाव। और हमारे देश का प्रॉब्लम यह है कि शुगर सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस। हरियाणा सरकार ने तो 7,000 रुपए एकड़ चावल न लगाने के लिए अनुदान देने का पॉलिसी डिक्लेयर किया था। पर मैं ये मानता हूं कि ये चावल और व्हीट सरप्लस है, शुगर, इसके बजाय अगर कॉर्न का बढ़ा तो उतना जमीन कम होगी, तो ये जरूरत ही नहीं होगी किसी को सब्सिडी देने की। तो टेक्नोलॉजिकल, जैसे प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, इसमें इकोनॉमिक सॉल्यूशंस है और टेक्निकल सॉल्यूशन। पर हमारे देश में आप प्रोजेक्ट डीपीआर बनाते, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हमारे यहां आप फाइनेंशियल साइड कर सकते हैं, पर जब टेक्निकल साइड होती है तो उसमें प्रॉब्लम। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल फर्म तैयार हो, अलग अलग विषयों का एक्सपर्टाइज लेके, और कुछ चार्टर अकाउंटेंट मिलकर, दोनों मिलकर एक फर्म लेकर उस पर्टिकुलर प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, उसको वो गाइड करे, तो दैट कैन बी ए वेरी यूजफुल फॉर्मूला फॉर ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। हमारी समस्या ये है कि हमारे टोटल जीडीपी में 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, सर्विस सेक्टर में 52 से 54% कंट्रीब्यूट करता है, और एग्रीकल्चर एंड अलाइड से केवल 12%। 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और 500 ब्लॉक्स है जहां पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। हर जगह कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेसेस है, पर हु इज गोइंग टू हेल्प देम अबाउट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस बाय यूजिंग द अवेलेबल रॉ मटेरियल इन दैट एरिया, ये कौन बता सकता है। और जब तक ये बढ़ेगा नहीं, इंपोर्ट कम नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, रोजगार निर्माण नहीं होगा, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, तो गरीबी कैसे दूर होगी। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना होगा कि आप इसको उनसे नया दायरा, नई विजन क्या दे सकते हो। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि यू कैन डोनेट है, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। द लैक ऑफ विजन इज अ बिग प्रॉब्लम। पर आप लोग तो बहुत कॉम्पिटेंट हो, आप ज्यादा अच्छा उसको बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो, क्योंकि आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट है आप। मैं जब 75 में एचएससी में था, तो उस समय इमरजेंसी लग गई, तो मैं अपने स्कूल में ही जयप्रकाश जी के आंदोलन में चला गया। तो मैं अंडरग्राउंड रह के काम करता था, मेरा नुकसान हुआ, तो मुझे एचएससी में 52% मार्क मिले, और साइंस में 49.26% मिले, तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज। अब मैंने 9 टीलिट्स मुझे मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, मैं अभी भी डॉक्टर नहीं लगाता। तो मुझे एक ने पूछा, आप डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? तो मैंने कहा मैं तो डिस्क्वालीफाई हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज को, लोगों को लगता है कि मुझे बहुत इंजीनियरिंग समझती है, मुझे तो समझती नहीं, इसलिए मैं नहीं लगाता। मैं आपको एक बात बताता हूं कि सक्सेस स्टोरी का संबंध केवल नॉलेज के साथ नहीं है, सक्सेस स्टोरी का संबंध केवल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से नहीं है। ये जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके साथ साथ ह्यूमन रिलेशनशिप, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, ये सब का जब जब विकास होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। और आप लोग जो है वो, मुझे लगता है कि ग्रोथ इंजन है हमारी इकोनॉमी, और हमारे इकोनॉमी के, हमारे समाज के और देश के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। वन इज एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इकोनॉमी का तो आपके साथ संबंध है, जो स्टेक होल्डर्स है उसमें से आप भी है। हमारे इंश्योरेंस इकोनॉमी जितनी चाहिए उतनी डेवलप नहीं हुई। हमारे यहां बड़े प्रमाण पर स्टॉक एक्सचेंज, हमारी शेयर इकोनॉमी, बहुत कुछ डेवलप, दुनिया की दृष्टि में हम बहुत पीछे पड़े हैं, बहुत कुछ पोटेंशियल है, हम कैपिटल मार्केट में काफी बड़ा काम कर सकते हैं। मैं मानता हूं बैंकर से हमारे इन्वेस्टमेंट में, बैंकिंग सिस्टम अब अच्छी स्थिति में आई है। हमारी जो छोटी छोटी एनबीएफसी है वो अच्छा काम कर रही है।
दुनिया के लोग इस देश में इन्वेस्ट करना चाहते। मैं बहुत बार आता हूं, मुझे खूब लोग मिलते हैं। मिलने के पहले मैं उनको बोलता हूं चाय पानी ले लो, अब ज्यादा पूछो मत, मुझे बताओ आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा और डॉलर रुपीस के फ्लक्चुएशन का आप क्या करोगे। वो बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, आपको देना पड़ेगा। बोला फिर चाय पियो अब, नमस्कार, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि एन इतना स्ट्रांग है, तो अभी पास उसका हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ला। पर अब बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारा देश सभी क्षेत्र में प्रगति और विकास के लिए बहुत दौड़ रहा है, गति बढ़ी है। और ऐसे समय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक सॉल्यूशंस आप जैसे लोग देंगे और टेक्निकल सॉल्यूशन जो है वो जो कंसल्टेंट है टेक्नोलॉजी के वो देंगे, और दोनों का कोलैबोरेशन जो होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। और ग्रोथ बढ़ेगी तब हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। और मुझे विश्वास है कि मैं जो आज इंटरनेशनल शब्द यूज कर रहा हूं, हमारी इंस्टीट्यूट में आप वर्ल्ड के अनेक देशों के टैक्स लॉज का रिसर्च और अध्ययन शुरू करिए। रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के साथ अगर हमको बदलना होगा तो क्या क्या नई बातें, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, उसको अपनाना होगा। और जब उसको हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से देश का सर्वांगीण ग्रोथ। अभी जैसे मैं किसान हूं, मैं तो गांव में ही काम करता हूं, तो जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित हमारे रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और फॉरेस्ट एरिया में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम वहां रोजगार निर्माण कर सकते। मुझे लगता है बहुत से ऐसे इनिशिएटिव है। एक दिल्ली के एक कंपनी, मैं अभी ताड़ोबा फॉरेस्ट में गया था, हमारा टाइगर कैपिटल है हमारा शहर नागपुर, तो वहां मैं उनके पीछे पड़ा कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी लाओ जंगल। तो मैंने बहुत कंपनियों को कहा कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी, 9 लोग बैठते हो गाड़ी में, वो तैयार करो। तो दिल्ली का एक एंटरप्रेन्योर था, उसने पुरानी जिप्सी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया। फिर मैंने 2 दिन वो जिप्सी यूज की। फिर मैंने उनको कहा कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हो फॉरेस्ट में, क्योंकि कारण यह है कि पोल्यूशन होता है और आवाज होता है, साउंड पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। अब इलेक्ट्रिक में एयर पोल्यूशन भी नहीं और साउंड पोल्यूशन भी नहीं, तो तुम एक दिन अगर 80 गाड़ियों की परवानगी देते हो तो 300 गाड़ियों की दो। आज टूरिस्ट आ रहे फॉरेन से, पर होटल नहीं मिल रहे क्योंकि उतने लोगों को जंगल में अनुमति नहीं मिलती। तो उसने 8 लाख रुपए में इतनी सुंदर इलेक्ट्रिक कन्वर्शन किया। मुझे लगता है कि अब सब फॉरेस्ट में होगा। तो हमारे यहाँ अगर टूरिज्म ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां का 49% एक्सपेंडिचर ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, और हमें रोजगार निर्माण करना है, गरीबी दूर करनी है, सुखी समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान बनाना है जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो ये अगर करना होगा तो टेक्नोलॉजी के साथ फाइनेंशियल कैपिटल उतना ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों को एंटरप्रेन्योरशिप भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अब आपका मुझे मालूम है कि प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से ये कहते हैं वकील ने वकील का काम करना चाहिए, डॉक्टर ने डॉक्टर का काम करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड जो अलाइड सब्जेक्ट्स है उनको भी सोचना होगा। उससे आपके सेक्टर को भी ताकत आएगी और देश के विकास में, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट बनाइए, वर्ल्ड के अनेक देशों के टैक्स लॉ स्टडी करिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आईटी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ सब लोग इधर से उधर सुन सकते हैं। अभी मैं आज बोल रहा हूं, मैं मीडिया सेवी नहीं हूं, पर अब वो सोशल मीडिया में मुझे हर महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है, क्योंकि मैं बोलने के बाद दुनिया भर में बहुत लोग खाली बैठे वो मेरा भाषण सुनते हैं तो मुझे पैसे मिलते हैं उसके। तो आप धीरे धीरे अमेरिका में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यहाँ के वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप उसको उसके कानून के आधार पर अगर सोल्यूशन देंगे, वो डिजिटल ट्रांसफर करके आपको फी देगा डॉलर में। तो देखो, लो ए मिस क्राइम, और इसलिए दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। हमारे मेडिकल साइंस में हो रहा है, हमारा आयुर्वेद, योग विज्ञान दुनिया में पॉपुलर हुआ है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, फैमिली सिस्टम दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
और ऐसे स्थिति में हम इकोनॉमिक मॉडल में भी दुनिया में हम काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का हो सकता है ग्रोथ इंजन के रूप में, तो चार्टर अकाउंटेंट का हो सकता है। आप सब लोग आने वाले समय में हमारे देश के विकास में तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा ही, पर भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाना, इकोनॉमिक पावर बनाना, और दुनिया के लिए सब चीजों के लिए लोग हमारे तरफ मार्गदर्शन के रूप में देखे, ऐसे देश को निर्माण करने में आप सबका सहयोग मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है विश्वगुरु बनने का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। 75 साल का इतिहास, गौरवशाली इतिहास है। अनेक लोग आए, अनेक लोग चले गए, ये तो होता ही है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल हो। ये यावत चंद्र दिवाकरो नियम, इसको कोई अपवाद नहीं है। पर इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जो आए उन्होंने कितना काम किया, कितने दिन तक वो उन्होंने कितने साल के हुए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनके जीवन में उन्होंने क्या काम किया, ये महत्वपूर्ण। और मुझे विश्वास है कि जो नई रेजिम है ये इंटरनेशनल विजन को लेकर हमारे देश को आगे ले जाने के लिए जरूर सोचेगी, और निश्चित रूप से देश के विकास में उनका योगदान होगा, और आप सब लोग इस कार्य में यशस्वी होंगे, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, Honorable Minister. I now request everyone to step forward. If you could all step forward so that we can release some of the initiatives of the ICI. And the first initiative is linked to technology. This year, 2024, one new committee has been added by ICI, which is AI in ICI.